अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो अपन इसको विनाइलिक कार्बोकैटायन बोल देंगे, लेकिन है कार्बोकैटायन। ऐसे लिखूंगा तो अपन एलाइलिक कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, कभी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं, एंड दे आर इलेक्ट्रोफाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बाकी अपन को नहीं पता। किसी पे भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब है पोलर प्रोटिक मीडियम में बना होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बना होगा, सॉल्वेंट में पोलैरिटी होनी चाहिए। सो अपन ने कहा भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, पोलर सॉल्वेंट में बनेगा। फॉर्म्ड इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना, फॉर्म्ड इन पोलर सॉल्वेंट, अपन वैसे बता देंगे। दूसरा अपन कहेंगे कि कार्बोनाइन, अपन कहेंगे ये भी बताने की आपको जरूरत नहीं है कार्बोनाइन क्या। कार्बोकैटायन को अपन कार्बोनियम भी बोलते हैं। कार्बाइनाइन को कार्बोनियम नहीं बोल सकते, क्योंकि जब एम लिखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इस पर नेगेटिव चार्ज लिखो तो विनाइलिक एलाइलिक हो जाएंगे। वो न्यूक्लियोफिलिक होंगे क्योंकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, इधर भी न्यूक्लियोफिलिक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, बाकी sp3 होंगे जनरली। जैसे ये वाले को अगर अपन कहेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला अपने लिए एक दो ही सिग्मा बॉन्ड है तो अपन sp हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं। इधर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में तो नहीं है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड अपन 1 2 3 जैसे मान सकते हैं, तो sp2 हो जाएगा ये वाला, ये sp हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा। तो देख के अपन हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, अपन को कोई डाउट नहीं है। और ये भी चार्ज है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बनेगा। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल अपन को पता है कि भाई ऐसा कोई भी एटम मॉलिक्यूल कुछ भी दे दो आप हमें, फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको फ्री रेडिकल बोल दूंगा। भाई इसको देख के मुझे पता चल रहा है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड होते हैं और इनके इवन होते हैं, तो रेडिकल हो गई। मतलब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन किसी के ऑड हो जाएं तो वो रेडिकल है, मान लिया, खत्म बात, है ना। चाहे आप मॉलिक्यूल लिखो या आप कुछ भी लिखो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास या किसी मॉलिक्यूल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो रेडिकल होगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। रेडिकल में अपन कहेंगे देखो भाई, वैसे तो अपन रेडिकल को, जैसे NO2 की बात कर रहा हूं, वैसे तो अपन रेडिकल को एक सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट नहीं करते हैं, लेकिन उसके रिपल्शन से हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेस जरूर आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इससे ये एंगुलर शेप होगा या बेंट शेप होगा, ये अपन को पता है। हम ये जरूर कहेंगे कि भाई ये 120 से ज्यादा होगा। वाइट इज सो, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ऑब्वियसली बात है कम होगा अगर पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और बॉन्डेड पेयर होता है। वैसे तो हाइड्रोकार्बन का कार्बोकैटायन, क्योंकि जैसे अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें तो अपन ऐसे ही लिखेंगे। वेजिटेस अपन सबको पता है क्या होता है, ये रेडिकल। ऑर्गेनिक कंपाउंड में रेडिकल जो है, इसको अपन काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में रेडिकल को। 1 2 3 है, sp2 हो गया, सिग्मा बॉन्ड जितने होते हैं उतने हाइब्रिडाइजेशन अपन बता देते हैं। सर वो एंगल 120 से ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि लोन पेयर अगर पूरा होता है तो अपन कहते हैं भाई इसमें रिपल्शन ज्यादा हो गया, लेकिन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उतना रिपल्शन नहीं हो पाएगा एक इलेक्ट्रॉन से। सर आइडियली 120 होता है, और अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन भी रखा तो रिपल्शन थोड़ा सा होगा तो कम हो जाएगा ना 120 से। मुझे नहीं लगता उससे कम होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके ठीक है सर।
इसलिए अपन उसको वैसे और अपन लिख लेना नियरली कर देते हैं, कोई नहीं पूछने वाला अपन से एग्जैक्ट होगा कितना होगा, ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए फिर कभी। और अगर होगा तो मैं बताऊं, और कंसेप्ट बताना है मुझे, मैंने अच्छे मॉलिक्यूल्स तो लिए ही नहीं क्योंकि मुझे आना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके ओके। मजा तो तब आएगा जब ऐसे पढ़ेंगे। अब बताओ, है ना, मजा तो तब आता है कि भाई अब आप चेंज करो और फिर मजा आएगा कि कैसे बताया जाता है। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे इसलिए जल्दी आ गया। सर हाँ आपका कैमरा थोड़ा नजदीक लेके जाए क्योंकि सर ब्लर दिख रहा है, मतलब क्लियर नहीं है वो थोड़ा। अभी अभी भी सर वैसा ही दिख रहा है। रुक हाँ जा, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, अभी क्लियर। रुक जा, मैं कैमरा साफ करता हूँ। कभी कभी उधर लैपटॉप उठा के ऐसे रखते हैं और वो फिर से उस पर कैमरे पे हाथ वाथ लगते रहते हैं। 1 मिनट रुक जाना, हाँ कैमरा साफ करता हूँ। अब मुझे लगता है क्लियर दिख रहा हाँ सर अब क्लियर दिख रहा है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे खुद भी उस पर क्लियर दिख रहा है ना स्क्रीन पे। वो स्क्रीन पे मुझे भी थोड़ा वैसे दिखता है तो भी मुझे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। चल देखते हैं हैं? अब अपन क्या करेंगे ना, जैसे ये है, अब इसमें अपन से रेडिकल में इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते आप मेरे साथ। इसमें अपन से एक बात कर सकते हो, वो कहेंगे अच्छा बताओ, अब बताओ कितना होगा हाइब्रिडाइजेशन। मैंने ऐसे लिखा, ये रेडिकल है और इधर ये ऐसे, तो अपन कहेंगे अब मैं इसको sp3 हाइब्रिडाइज बताऊंगा। sp3 क्यों, इसको तो आपने sp2 कहा था। बैक बोलो, बैक बॉन्डिंग की वजह से बीएसपी जैसा ही है। फिर से बोलो, कोई और भी बोल रहा था। बैक बॉन्डिंग है भाई। नहीं बीएसपी का देखो, बेटा, में अगर ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग होता ना, बैक बॉन्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल में होता है, रेडिकल वहां पर एक इलेक्ट्रॉन है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होती। तो अपन कहेंगे देख भाई, इधर बैक बॉन्डिंग तो पॉसिबल नहीं है, वो खाली ऑर्बिटल होता तो बैक बॉन्डिंग हाँ होता, वो और sp2 होता है। एफ इलेक्ट्रॉन खींचता है ना। हाँ तो अपन कहेंगे अब पता क्या होगा, ये रेडिकल है तो ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ। अगर ये सारे के सारे एफ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे ना, तो कार्बन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पास लेके आएगा, पुल करेगा ना वो इलेक्ट्रॉन को। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन में और इस बॉन्ड में डिस्टेंस कम होगा। अगर इस बॉन्ड में और इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो अपन कहेंगे कि भाई इधर रिपल्शन बढ़ेगा तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे, तो दे विल बी लाइक दिस। तब अपने पास ऐसे बनेगा, तो अपने पास अपन ऐसे बताएंगे, ये बनेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब कार्बन से क्या हो जाए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच। तो इस टाइप से अपन बता देंगे, मतलब अपन ये दोनों ही एग्जांपल रखेंगे क्योंकि इसमें भी sp2 के बीच में हाइब्रिडाइजेशन। उस एक इलेक्ट्रॉन को भी हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करेंगे। नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया हम लोग ने उसको sp एक्चुअली सही तो मैंने बॉन्ड एंगल की वजह से वो किया है, उसके शेप की वजह से और बॉन्ड एंगल की वजह से। अब ये बॉन्ड एंगल जो होगा दैट विल बी नियरली, अपन कहेंगे भाई इधर अगर sp3 हो रहा है
तो इसका बॉन्डिंग जो है दैट विल बी नियरली 111 के आसपास हो जाएगा, तो दैट विल बी ग्रेटर देन 109। अपन एग्जैक्ट नहीं लिख रहे क्योंकि अपन को एग्जैक्ट कोई पूछता भी नहीं। भाई यहाँ 120 थे तो अब वो बॉन्डिंग छोटे हो गए, तो पिरामिडल टाइप हो गया। हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या होता है, जैसे अपन कहेंगे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा, तो अपन कहेंगे sp2 जैसे अपन को पता है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा और फिर तुमसे पूछूंगा कि बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो अपन कहेंगे भैया हाइब्रिडाइजेशन जो है वो स्ट्रक्चर को देख के बताया जाता है, पहले पॉइंट एंगल कैलकुलेट करो उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की बात करो। हम क्या करते हैं, हम पहले शेप बनाते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि अच्छा वो sp3 है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल है। लेकिन वो क्या होता है, सही तरीका क्या है, अच्छा टेट्राहेड्रल है इसलिए sp3 बताऊंगा, ये टेट्राहेड्रल बना रखा है, अच्छा ये sp3 रहा होगा। जबकि हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं कि पहले sp3 है इसलिए वो टेट्राहेड्रल है, वो गलत होता है। लेकिन छोटे क्लासेस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इजी वे होता है अपने लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा कंसेप्ट बहुत कम यूज होता है। अगर ऐसे कोई बना के देगा तो अपन बताएं कि दिस इज sp3। भाई अगर अपन को कहेंगे, हम आपसे कहेंगे ये कार्बोकेटाइन नहीं बनाना, बनता ही नहीं। अपन कहेंगे ये है, इस सीएल को नहीं निकाल सकता मैं क्योंकि ब्रिजहेड कार्बोकेटाइन बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं कर सकता मैं, सीएल हटाओ क्या प्रॉब्लम है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। अपन कहेंगे यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल बनेगा, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल अगर बनेगा तो इसको sp2 होना चाहिए। लेकिन अपन क्या बता रहे हैं, पिरामिडल की वजह से। और कार्बोकेटाइन को क्या होना चाहिए, sp2। बन क्या रहा है, sp3। इट इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द स्टेरिक इफेक्ट्स। CH2 है ना, मतलब आप ऐसे बनाना चाहते हो तो गलत है ना। इतने बड़े बड़े ग्रुप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं पिरामिडल होगा, ये तो वैसे ही रिपल्शन होकर दूर चले जाएंगे। तो ये अपन कहते हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि कार्बोकेटाइन ब्रिजहेड कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ब्रिजहेड कार्बोकेटाइन बनेगा तो मुझे कार्बोकेटाइन को क्या बताना पड़ेगा, sp3। गलत हो जाएगा, जबकि ये होता क्या है, sp2 होता है कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन इट इज sp2। लेकिन अगर ये वाले कार्बोकेटाइन, ये रेडिकल अगर गिवन है अपन को, ये रेडिकल गिवन है sp2, ये रेडिकल अगर अपन को गिवन है, अपन उन्हें बता सकते हैं दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सर एक बार ये CF3 का सर एक बार ये रीजन वापस बता दीजिए ना। ड्यू टू द माइनस इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल वही है ना जैसे अपन वेरिएशन एंड बॉन्डिंग एंगल पढ़ते हैं हाँ हाँ केमिकल बॉन्डिंग। तो अपन कहेंगे भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आएगा ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर होता तो इनमें रिपल्शन कम होता, डिस्टेंस ज्यादा होता ना। अगर इलेक्ट्रॉन पास आ गया तो इनमें डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, बॉन्डेड पेयर और वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में। अगर हाँ रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्डिंग पेयर कम होगा। सर हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं sp3 है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो मतलब मैक्सिमम ऑर्बिटल होता है, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना हाइब्रिडाइजेशन में। इसमें नहीं करेगा, लेकिन शेप हाँ तो हमें पिरामिडल दिख रहा है। शेप सेम है, लेकिन वो तो फेनोमेना है ना शेप हाइब्रिडाइजेशन। नहीं है, शेप सेम नहीं है, शेप ये पिरामिडल है। हाँ और sp3 का भी वैसे ही रहता है ना। हाँ ये नहीं बनेगा, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया, ये नहीं बनने वाला। CF3 का ये शेप है, बताओ अब क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन शेप सेम है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो बॉन्ड पे मतलब लोन पेयर है एक इलेक्ट्रॉन का, वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो एक्चुअली नहीं तो करेगा, sp2 होना नहीं चाहिए। करेगा, नहीं करेगा, मैंने कब कहा करेगा। मैं तो एम्प्टी ऑर्बिटल के लिए भी बता रहा हूँ ये sp3 है। अगर ऐसा बना के दिखाओ, ऐसा बना के दिखाओ और बोलो मुझसे कि बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, फिर भी मैं इसको बताऊंगा sp3। ये लो, मैं तो शेप देख के, सिर्फ शेप शेप सेम है इसलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर रहे हैं कि sp3 है। एक्चुअल बिल्कुल में वो sp2 होना चाहिए ना, क्योंकि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्व्ड होना चाहिए। हाँ हाँ ये थ्योरेटिकल ऐसे होता है, ये रिपल्शन की वजह से चेंज होगा उसका प्रेफरेंस। सर तो थियोरेटिकली जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो मतलब उसका बेसिक तरीका शेप से ही है। बिल्कुल, अच्छा ठीक है। मैंने तुमसे बोला भी था कि मतलब सही तरीका तो यही है कि पहले शेप देखो,
फिर हाइब्रिडाइजेशन बताओ। आंसर हम हमेशा थियोरेटिकली रहेगा। हाँ, हम क्या करते हैं, हम पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, फिर फेज शेप डिसाइड करते हैं। वो ऐसा इसलिए कर लेते हैं अपन क्योंकि अपन को इजी लगता है। ठीक है, तो वैसे भी यार ये 3 ही कंपाउंड तो है जो अपन से पूछ सकते हैं, बाकी तो मैं बता ही नहीं रहा आपको, क्योंकि पूछने के चांसेस ही नहीं के। बाकी कहीं बुक में और कुछ है ही नहीं इनको एक्सप्लेनेशन के अलावा। वही साइक्स में एक्सप्लेनेशन है इनका कि भाई ये एक्सप्लेनेशन वहीं से तो उठाए बना, और क्यों अपन वो करेंगे। नहीं तो अपन रेडिकल को सीधा सीधा नहीं बता देता भाई sp2 होता है, खत्म बात। लेकिन साइक्स में गिवन है, इसका मतलब है पूछेगा अपन से, ठीक है प्रोफेसर साइक्स पढ़ाता है फर्स्ट ईयर में, बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में है पीटर साइक्स, तो उसमें पूछेंगे, वो क्लियरली मेंशन रहेगा। और तरीका भी यही होता है, मेंशन होना हो, हमें आप ऐसे बना के दो, मैं बताऊंगा sp3 है। अब रेडिकल के अलावा जैसे कार्बीन्स है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, ये जब अपन को पढ़ना होगा चैप्टर में अपन वहीं पढ़ लेंगे, अभी नहीं करते। ठीक है ना, ये जब भी यूज करेंगे वेरी फर्स्ट किसी भी कंपाउंड में अपन वहीं हाँ सर। डिस्कस कर लेंगे, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। सर बेंजीन से कोई क्वेश्चन आता है क्या? मतलब लास्ट टाइम भी पढ़ाया था लेकिन कुछ पढ़ाया तो मैंने बहुत कुछ होगा यार, कभी आया होगा तभी पढ़ाया होगा, नहीं तो क्यों बोल रहा है ना। वेरियल कोफिशिएंट्स एक बार 90s में आया था क्वेश्चन, 92 के आसपास, और आज तक हम वेरियल कोफिशिएंट और रियल गैस में पढ़ते रहते हैं, उसका कोई क्वेश्चन नहीं आया तब से। तो अपन ये थोड़ी बोल सकते हैं कि हमारे टाइम लास्ट ईयर नहीं आया था इसलिए सर वो मत पढ़ाओ, तो इनको अपन तभी पढ़ेंगे। अब अपन कहेंगे भाई देखो, अब अपन कहेंगे कि मेरे पास, सर वो हाँ ऊपर बोलो, एलाइलिक में इलेक्ट्रोफाइल के नीचे कुछ लिखा था, वो नहीं लिखा, क्या लिखा था आपने? एलाइलिक में 3 एरो देके आपने कुछ लिखा था, वो इलेक्ट्रोफाइल और कुछ तो लिखा था उसमें। इलेक्ट्रोफिलिक sp2 और sp2 पोलर सॉल्वेंट। अच्छा ठीक है। पोलर सॉल्वेंट से फॉर्म होता है। अभी करेंगे ना अपन बॉन्ड फिशन, बॉन्ड ब्रेकिंग बताने वाला होना है रुको। चलो बॉन्ड ब्रेकिंग ही बता दो, बॉन्ड क्लीवेज। अब बॉन्ड क्लीवेज अपने दो टाइप से होता है, एक अपन कहते हैं हेट्रोलाइटिक और दूसरा होता है होमोलाइटिक। अब इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऐसे होगा, अपन सबको पता है हेट्रोलाइटिक में आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हमेशा शिफ्ट करोगे, बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे तो भाई एनाइन है ये, तो रिएक्शन इनका तो वापस आ जाएगा। तो अपन कहेंगे ऐसा कुछ करते हैं कि ये जैसे ही ब्रेक होंगे ना, इनको कोई शील्ड कर दे, मतलब इनका सॉल्वेशन हो जाए। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको शील्ड कर देगा जैसे वाटर है, प्रोटिक लिखा ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनमें OH और NH ग्रुप होगा, अगर ये बॉन्ड है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और अगर ये नहीं है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है। ठीक, ऑक्सीजन इसको सॉल्वेट कर देगा और हाइड्रोजन इसको सॉल्वेट कर देगा, तो इनको शील्ड कर लेंगे अपन, तो आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो कैटाइन और एनाइन बनेंगे हेट्रोलाइटिक। सॉल्वेंट मेजर रोल प्ले करेगा, ये डेल्टा नेगेटिव था, ये डेल्टा पॉजिटिव, सॉल्वेंट की वजह से ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो जब भी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा ना बॉन्ड का, ऑलवेज अकर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और ये लिखने की जरूरत नहीं कि भाई कैटाइन एनाइन बनेंगे, सॉल्वेशन होगा, तो वी नो दैट।
होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड में अपन कहेंगे ठीक है भाई, मेरे पास ये भी गिवन है, ये भी डेल्टा नेगेटिव है, ये भी डेल्टा पॉजिटिव है। अब इसमें अपन बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो सेंटर से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो अपन कहेंगे भाई CH3 रेडिकल बन गया और Cl रेडिकल बन गया। अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है सेंटर से तो अपन को इस बॉन्ड के इधर शिफ्ट होने की टेंडेंसी को कम करना होगा, और वो कैसे कम होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट लेने से। नॉन पोलर सॉल्वेंट लेने से ये बेकार हो जाएंगे, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने से ये बेकार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो वाटर जैसा मॉलिक्यूल इसको पुल करेगा हाइड्रोजन की वजह से, और उसको पुल करेगा उस तरफ ऑक्सीजन की वजह से, तो ये बॉन्ड वीक होता जाएगा। ये बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा इसका Cl की तरफ बॉन्ड को शिफ्ट होने की। बट इसमें हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। सो पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट ही लेता है सीधा, क्योंकि रेडिकल अगर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में कभी कोई कैटायन एनाइन नहीं बनेगा, मतलब ऐसे कोई भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपन पढ़ेंगे जिनमें अपन को कैटायन एनाइन नहीं बनाना है, जैसे एडिशन ऑफ जो भी रेडिकल, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब नॉन पोलर में होंगे। RMGX तो H और OH से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जितने भी होंगे वो सब नॉन पोलर सॉल्वेंट में होंगे रिएक्शंस। तो इसमें ये सेंटर से ब्रेक होगा, रेडिकल्स बनेंगे, वी नो दैट। सो ऑलवेज इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और गैशियस मीडियम, गैशियस स्टेट में भी वो आयन ऐसे बन जाएंगे रेडिकल, और इन गैशियस स्टेट। तब ये होंगे। उसके बाद अपन लिख सकते हैं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ना। सो दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब होता है? सो a reaction occurs when, मतलब अपन को फ्री रेडिकल की कंडीशंस पता होती है। रेडिकल मैकेनिज्म के लिए या तो आप कहोगे इन पेरोक्साइड्स रेडिकल मैकेनिज्म होता है, हाई टेम्परेचर्स, अगर कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, जनरली दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इतने टेम्परेचर पे डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम है। सो रेडिकल मैकेनिज्म होता है। या फिर अपन लिखते हैं वो सनलाइट वगैरह ऐसे लिख लेते हैं, तो रेडिकल मैकेनिज्म होता है, वी नो दैट। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी लिखा हुआ है तब भी मुझे पता चल जाएगा मुझे रेडिकल मैकेनिज्म करना। दूसरा, इसमें यही होता है भाई, सेंटर से बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल बनेंगे, रेडिकल के बारे में अपन को सारा इंफॉर्मेशन पता है, अभी मैंने आपको बता दिया। अगर इन दोनों में से बॉन्ड को ब्रेक करना है, सपोज करते हैं कि ये मेंशन नहीं है, और इन दोनों में से मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना है, और एक बार मैंने आपसे कहा कि इसको हाइड्रोलाइटिकली ब्रेक करो, और एक बार मैंने इसको कहा कि होमोलाइटिकली ब्रेक करो। बताओ दोनों में से किस टाइप से ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल होगा? हाइड्रोलाइटिकली या होमोलाइटिकली? होमोलिटिकली। होमोलाइटिक। होमोलैटिकली। होमोलाइटिकली क्यों? क्योंकि हाई नेचुरल टेंडेंसी टेम्परेचर को वगैरह अपोज देना करेगा। पड़ेगा। अपन को बॉन्ड को ब्रेक भी करना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को भी ब्रेक करना है, दोनों चीजें ब्रेक करना है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा दोनों में, वो भी ब्रेक करना है, और जो बॉन्ड की मैक्सिमम इफेक्टिव ओवरलैपिंग है वो भी ब्रेक करना है। भाई इसमें तो पहले से पोलैरिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा इस तरफ होगा, वो तो इसमें भी होगा, लेकिन यहां पर क्या हमको ये पोलैरिटी हेल्प करेगा इधर को शिफ्ट होने में? ये हेल्प नहीं करने वाला, अपन को सेंटर से ब्रेक करना है, ये ज्यादा मुश्किल होगा इसके कंपैरिजन में ब्रेक करना। तो होमोलाइटिक फ्यूजन करना थोड़ा मुश्किल होता है हाइड्रोलाइटिक के कंपैरिजन। दैट इज हाउ द बॉन्ड विल ब्रेक एंड द बॉन्ड क्लीवेज टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ये सर बॉन्ड तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ होमोलैटिक बॉन्ड ज्यादा रहेगा ना हेट्रोलाइटिक बॉन्ड से? क्या होमोलैटिक अगर मतलब होमोलैटिकली ब्रेक करना उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा rather than heterolytic। ऑब्वियस सी बात है, इसके कंपैरिजन में उसके जैसे ब्रेक करना मुश्किल होगा। इसका मतलब है कि इस टाइप के रिएक्शंस हम बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, उस टाइप के रिएक्शन लिमिटेड है, तभी तो मैंने लिख दिया कि ये अपने लिए क्या हो जाएगा, लिमिट्स। कि अगर ये गिवन है अपन को क्वेश्चन में तो अपन को पता है आप होमोलिटिक फिजन करने वाले हैं, राइट? तो अपन को पता चल जाएगा। दूसरा अपन बात करते हैं दैट इज रिएजेंट्स की। तो रिएजेंट्स में जैसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, अब इलेक्ट्रोफाइल अपन कहते हैं भाई इलेक्ट्रोफाइल जो है तो ऑल कैटाइंस, इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, दे ऑलवेज अटैक एट द पोजीशन वेयर द इलेक्ट्रॉन रिच साइट इज प्रेजेंट। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, अब मैंने आपसे कहा कि भाई इसमें इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाते हैं, कहां अटैक करेगा? तो अपन तो पहले इसी पे सोचेंगे, इसको क्यों ब्रेक करेंगे? इसको ब्रेक करना है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लगेगा, इसको ब्रेक करना है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यूज नहीं होगा, तो इससे रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रोफिलिक हमेशा वहां अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऑल कैटाइन एक्सेप्ट अपन कहेंगे भाई जैसे अमोनियम आयन है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। क्यों? उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होते ही, इलेक्ट्रॉन लेगा कहां? भाई इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन लेना भी तो चाहिए उसको, तो अमोनियम आयन तो इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है क्योंकि उसका सर अगर डबल बॉन्ड होता है जैसे कार्बोनाइल और OH भी हुआ कंपाउंड में, तो फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल पहले किस पे अटैक, मतलब रीजन जानना था। अब ठीक है, मेरे पास ऐसे गिवन है, तो आप बताओ किस पे करना चाहिए अटैक? नीचे वाले OR वाले ऑक्सीजन पे, क्योंकि उसका लोन पेयर बड़ा है। मैं तो कहूंगा सॉल्वेंट बताओ कौन सा है, सब सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। बाद में बताता हूं मैं, लेकिन रिएक्शंस के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे ना, अभी थोड़ा सा आइडिया हो जाए, कोई पता तो रहे आपका आइडिया ये सब, ठीक है सर। है ना? तो अपन क्या करेंगे, अब तूने पूछा है तो बता तो दूं। अगर तुम कहोगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो इससे रिएक्ट करेगा, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इससे रिएक्ट करेगा। वो क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना इससे, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इसका सॉल्वेशन हो जाएगा, कवर अप हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल जाके उसके लोन कर ले नहीं पाएगा, शील्ड हो गया ना तो इससे रिएक्ट करेगा। एप्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब करने का कि भाई इधर एप्रोटिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इससे उससे रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन बताना पड़ेगा आपको कि सॉल्वेंट क्या है। और अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन से बता दूंगा तो भाई जो इलेक्ट्रोफाइल कौन पहले ले लेगा, इसके साइज बड़े होंगे इसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर सॉल्वेंट मेंशन्ड है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये रिएक्ट करेगा और एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये रिएक्ट करेगा। अब वो देखेंगे अपन केमिकल रिएक्शन में, तुमने पूछा इसलिए बता दिया, नहीं तो अभी तो नहीं बताता। तो ठीक है भाई, अब अपन कहेंगे जैसे अमोनियम आयन है, इसको तो बिल्कुल नहीं मानूंगा इलेक्ट्रोफाइल। फिर मैं कहूंगा अगर और भी अगर लिखना है तो मैं सोडियम आयन या जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है इजीली, मतलब वो कहीं अटैक नहीं करेंगे इलेक्ट्रोफाइल जैसे अल्कली मेटल का टाइप। नो डाउट उनमें इलेक्ट्रॉन एडिशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, क्योंकि अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इट इज एंडोथर्मिक फिनोमेना।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन विल बी एक्सोथर्मिक फिनोमेना, लेकिन ये खुद इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक नहीं करेगा कहीं पर। इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो इट विल बी एक्सोथर्मिक फिनोमेना, बट आप कहो कि ये खुद जाके इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करे, वो नहीं होगा। अल्कली मेटल कैटायंस लिख सकते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, मतलब जैसे अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मॉल्टन स्टेट में, लेकिन अपन उसमें एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं अपन जबरदस्ती, दैट्स एंडोथर्मिक फिनोमेना। सो इलेक्ट्रोफाइल एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, इफ molecules with electron deficient central atom, जिनके सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो अपन को पता है फिर BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, BeCl2 हो गया, B2H6 हो गया, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अपन बता देंगे ये सब इलेक्ट्रोफाइल होंगे। और अपन का पता भी है एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, BF3, BCl3, BBr3 और Bi3, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? BF3 BF3 से। पहले मैंने सोचा नहीं पूछते हैं, मतलब सबको तो पता होता है सारे बैक बॉन्डिंग की वजह से। बैक बॉन्डिंग की वजह से। मतलब इजी भी होगा तब भी मैं पूछूंगा, उसका रीजन है, क्योंकि इजी तो पूछते हैं बच्चे एग्जाम में, वही गलती ना हो बस, ऐसे था। तो अपन कहेंगे भाई देखो इसमें ना ये 2p ओवरलैपिंग हो रहा है, इसका 2p ऑर्बिटल इसके 2p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, इसमें 2p 3p है, नो डाउट इसका माइनस इफेक्ट सबसे ज्यादा था, लेकिन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को अपन ज्यादा प्रेफर देता है। 2p 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 3p 2p 4p 2p 5p, उसमें ओवरलैपिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो माइनस इफेक्ट ही डोमिनेट करेगा। तो बोरॉन, यहां तो बोरॉन फिल करेगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो फिर दूसरे से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। सर मतलब उसमें Bi3 में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, इसके लिए वो ज्यादा एसिडिक है ना? बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर। तो प्रॉब्लम तो अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ में ही अपन गड़बड़ कर देते हैं ना, इसलिए अपन, बट मैं सारी चीजें पूछता रहूंगा, चिंता मत करो, अपन देखते हैं जो अपन से पूछ सकते हैं। फिर अपन कहेंगे भाई अगर इफ large number of electronegative atom attached to central atom, जैसे अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल है, C डबल बॉन्ड हो, ऐसे लिखते हैं अपन, दो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। कोलबेज रिएक्शन में यही तो करता है, फिनॉल को लेते हैं, फिनॉक्साइडाइन इस पर अटैक करेगा, चलिए चलिए क्या RMGX लेंगे, R नेगेटिव अटैक करेगा, कार्बोनेशन ऑफ ऑर्गन मेटल कंपाउंड, इट्स इलेक्ट्रोफाइल। SO3 SO2, अब इसकी जगह S लिख लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा, बना दूंगा। तो SO3 PCl5 SOCl2 SO2Cl2, all these will be the electrophiles, क्योंकि उनसे large number of electronegative atom attached. PCl3 we can write like this, SF6 SF4,
सब इलेक्ट्रोफाइल्स है, मोस्टली मैंने वही लिखे जो अपन यूज करेंगे। दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ये इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। न्यूक्लियोफाइल्स जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे इसलिए वहां अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ऑल एनायंस। अपन कहेंगे आपने उसमें एक एक्सेप्शन लिखा था, इसमें कोई एक्सेप्शन लिख सकते हो क्या? तो अपन कहेंगे एनायन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो देगा ही देगा, चाहे कोई भी एनायन, है ना। लेकिन अगर कोई एग्जांपल लिखना पड़ा तो अपन ऐसे बोलेंगे, अगर पूछा तो, क्योंकि इधर फ्लोरीन ने BF3 था, फ्लोरीन ने अपना एक फ्लोरीन नेगेटिव, उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो भाई जो नेगेटिव चार्ज आपने दिया था उससे तो मैंने बॉन्ड बना दिया, तो इधर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है तो अपन सेंट्रल एटम, बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ी होगा, उसे फ्लोरीन ही डोनेट करना पड़ेगा, इसी फ्लोरीन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास उसका इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है देने के लिए। एफ एफ एफ, और जो एक बॉन्ड बनाया आपने वो फ्लोरीन से बनाया, ये नेगेटिव चार्ज। तो अपन क्या करेंगे, अपन ना फॉर्मल चार्ज लिख देते हैं। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, एरो को हटाओ, जहां टेल था वहां से एक इलेक्ट्रॉन लेके हेड वाले को दे दो, और हेड वाले पे नेगेटिव चार्ज, हो गया फॉर्मल चार्ज। तो अपन कहेंगे अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है कहां बोरॉन के पास जो देगा, तो दे ही नहीं पाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर होता तो देता ना। तो अपन कहेंगे ये दिख तो रहे, तो भाई न्यूक्लियोफाइल तब होता है जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो देने के लिए, ऐसे थोड़ी होता है चलो कहीं से भी दे देते, अपन सेंट्रल एटम से एज्यूम करते। तो इसको अपन न्यूक्लियोफाइल, अगर पूछा तो अपन इसको लिख सकते हैं कि भाई ये नहीं देगा। ठीक है, तो अपन इसको न्यूक्लियोफिलिक वेरी लेस इसलिए लिख दिया मैंने कि अगर पूछा जाए तो सबसे पहले यही ऑप्शन ढूंढना। ठीक है भाई, ये ढूंढ लेंगे। दूसरा देखते हैं, सो मॉलिक्यूल इन विच central atom has at least one lone pair and its octet is complete, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे लिख लेते हैं, उसमें क्या, ये लो, ये लो, ये लो। तो अपन कहेंगे फिर तो मैं बहुत सारे लिख सकता हूँ, ये सब न्यूक्लियोफाइल है, तो आप इनको लुईस बेस ही लिख दो, मैं तो सारे लुईस बेस लिख दूंगा इसमें। बिल्कुल अपन लुईस बेस लिखेंगे। मतलब अब हम अपने अपने आप ही लिख लेंगे जो भी लिखना है, ये न्यूक्लियोफाइल। फिर अपन लिखेंगे भाई, ऐसे लिख लेते हैं अपन, ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स,
तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है, जैसे अपन यूज करते हैं RLI, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। RMGX ये न्यूक्लियोफिलिक होता है इसमें। R2CD, R2CuLi, we can write like this. These are nucleophiles. Even we can write that all olefins. What are olefins? So all unsaturated hydrocarbons or unsaturated compounds. है ना? तो olefins, alkene, obviously बात है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है तभी तो उस पर प्रोटॉन अटैक करता है। एल्काइन, बेंजीन, मतलब कुछ भी हो सकता है, एंड क्या अपन बेंजीन भी लिख सकते हैं। बेंजीन में तो पूरा चैप्टर पढ़ते हैं ना अपन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तभी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इसमें। ये इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपन लिखेंगे इस पे भी इलेक्ट्रॉन है और ये अपन ने ऐसे लिखा, तो अपन कहेंगे भाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर होना जरूरी नहीं कि वो न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होना जरूरी नहीं है कि वो न्यूक्लियोफाइल होगा। आपने ये भी तो लिखा था, उसको ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो अपन कहेंगे ये तो इलेक्ट्रोफाइल है और अपन इसको यहां लिखेंगे दिस इज अ कार्बीन, ये जो था ये कार्बीन था और ये नाइट्रीन होता है, ये नाइट्रीन है। कार्बन and nitrogen are electron deficient, they will be electrophile, carbon and nitrogen. ठीक है, we got an idea of electrophile and nucleophile क्या होता है। कार्बन नाइट्रीन मैंने आपको बताया, बाद में पढ़ाऊंगा, बेंजीन भी बाद में पढ़ाऊंगा। रेडिकल भी अपन को पता है, तो रेडिकल क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जैसे बताएंगे, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे अटैक करेगा इन द सबस्ट्रेट, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे अटैक करेगा। कैसे अटैक करेंगे वो अपन देखेंगे, बनाएंगे अपन उसका कांसेप्ट, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जैसे अपन ने लिखा था इलेक्ट्रोफाइल में बताया था मैंने कहां अटैक करेगा, वैसे ही अपन न्यूक्लियोफाइल को बताएंगे। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाया, मैं न्यूक्लियोफाइल को यहां भी अटैक करवा सकता हूं, अब मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं, और मैं न्यूक्लियोफाइल को यहां भी अटैक करवा सकता हूं। तो अगर यहां अटैक करवाया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां अटैक करवाया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल को पहले कहां अटैक करवाएंगे, जहां एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम यूज होगा। तो अगर अपन को डिसाइड करना पड़ेगा तो बताओ, वन अटैक करोगे या 2 अटैक करोगे? 2 पे। ठीक है, बताओ भाई। सर 1 पे होगा क्योंकि बाद में sp मतलब वो sp4 हो जाएगा। अरे sp4 कहां होगा? अटैक करने के बाद एक पाई बॉन्ड निकल जाएगा, फिर तो sp4 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। sp3 सॉरी, तो 2 पे अटैक करेगा, 2 पे करेगा। हाँ SN2 मैकेनिज्म हो तो भाई, अब रुक जा एक बार सुन ले, अगर ये अटैक करेगा तो ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल से 109.28 मिनट के अराउंड हो जाएगा, मतलब बॉन्ड एंगल छोटा हो गया तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, और इधर तो जितना था उतना ही रहेगा।
तो किस पे अटैक करें? तो अपन कहेंगे आप हमें ना ऐसे बॉन्डिंगल फॉन्डिंगल में नहीं फंसाओ, आप सीधी बात किया करें। अपन क्या कहेंगे, भाई सीधी सीधी बात है, आप बोलते रहते हो, अभी भी बोला था आपने एक बार, मैं तो वहां अटैक करूंगा जहां एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा। तुम मुझे ये बताओ, यहां अटैक करेगा तो मुझे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना है, यहां अटैक करूंगा तो मुझे पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, किसको ब्रेक करूं? पाई सिग्मा का बॉन्ड। कम एनर्जी सिग्मा बॉन्ड। पाई पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ना ये। पाई बॉन्ड हाँ, को अरे break हाँ, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, वीकर है ना। चलो ठीक है। अभी दोनों की बॉन्ड एनर्जी किसकी कम होगी? पाई बॉन्ड की, वही ब्रेक। हाँ बाय बॉन्ड। सर ये हमेशा रहेगा ना, मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से देख के बता देंगे। हाँ हाँ, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी को अच्छा आएगा जिसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का आइडिया है। अब जैसे बॉन्ड एंगल वगैरह बता दूंगा, वो भी साथ में देखना पड़ेगा। है को देखना पड़ेगा, बोला तो था मैंने कि हमें कंफ्यूज ना करो आप फालतू का। मैंने खुद ही बोला था ना, वो तुम्हारी तरफ से पूछता हूँ, क्वेश्चन भी मेरा, आंसर भी मेरा, ठीक है ना? कि भाई सर आप मुझे इसमें करो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखना क्या है आप तो ये बताओ। भाई अगर एक जगह मुझे पाई बॉन्ड ब्रेक करने मिल रहा है, एक जगह डायरेक्टली मुझे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना है, भैया मैं तो वो रिएक्शन करूंगा जिसमें पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप बोलते हो स्लो होते हैं, और स्लो होने का रीजन ही यही है कि वो ढूंढता है कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूं पहले। तो जो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा मैं तो वही ब्रेक करूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर स्लो। सर मैं इसमें इसलिए बोला कि वो टू, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मतलब ऐसे देख के बोला, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड अटैच कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मतलब वो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर होगा ना sp3 के कंपैरेटिवली, तो उस पर हाँ सर, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी इजीली रिएक्शन हो आएगा। जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर होगा तो इलेक्ट्रोनेफिनिटी भी तो ज्यादा होगी उसकी। अच्छा हाँ हाँ वैसे हाँ 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 हाँ। अब अपन को कोई कंसेप्ट नहीं बनाना, अगर कुछ और होता तो मैं बता देता, या कहीं कुछ और होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपने मुझे साफ साफ एक बात सिखा दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड सबसे ज्यादा इजीली ब्रेक होगा रिएक्शन वही होगा। थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा भी लिखा था, और मैंने कहा था इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा। पता, अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करता तो भी पॉजिटिव चार्ज जो बनता ना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता, वहां लोन पेयर है ना, मैं ऑक्टेट कंप्लीट करता, लेकिन फिर भी मैंने कहा पहले वहां अटैक करेगा। वहां क्यों अटैक करेगा? अरे फ्री में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है यार, यहाँ तो ब्रेक करना पड़ेगा उसको, और ब्रेक करने के लिए एनर्जी यूज होगी। वहां तो फ्री में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसे, बस आराम से जाना है, इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दिख रहा है, बॉन्ड बनाना है, या तो ब्रेक करके बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अपन ये कहेंगे नहीं भाई वहां अटैक करने से कोई बॉन्ड नहीं बन सकता, कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता, पॉसिबल भी नहीं है वहां अटैक करना। जैसे अपन कहते हैं भाई यहां अपन कहेंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं क्योंकि बड़ा मुश्किल है, और यहां इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर नहीं पाऊंगा, अब बताओ क्या करूं? यहां अटैक कर भी लोगे तो मैं इसको ब्रेक कर नहीं सकता, नहीं कर सकते ना ब्रेक। नहीं, एंटी एरोमेटिक बन, बिल्कुल नहीं नहीं बन सर। हाँ वही, हाँ वही एंटी एरोमेटिक बनेगा। सर कॉन्जुगेशन है ही नहीं रिंग के साथ, लेकिन कहाँ है? अबे अभी नहीं है, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तब तो बनेगा ना, जब इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे अटैक करेगा, उसके बाद की बात कर रहे हो ना अपन तो। आप ब्रेक कर सकते हो तुम इसको? हाँ समझ गया आप क्या बोल रहे हैं, हाँ। हाँ, नहीं कर सकते हैं। हाँ तो अपन, इसलिए अपन ने ये कंसेप्ट सीखा, और इस कंसेप्ट में गड़बड़ नहीं करना कि अगर कहीं अपन को पाई बॉन्ड ब्रेक करने मिल रहा है और कहीं अपन को सिग्मा बॉन्ड, तो अपन पाई बॉन्ड को ज्यादा फोकस करेंगे, क्यों? वो इजीली ब्रेक हो जाए। अगर कुछ पंगे हैं वहां पर कि एंटी एरोमेटिक बन जाएगा या कुछ ऐसे, तो सोचेंगे भाई रुक जाओ अभी एंटी एरोमेटिक वगैरह बन रहा है। चलो अब अपन चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ये तो अपने इंटरमीडिएट्स हो गए, अब बीच में जो भी मुझे बताना होगा जब अपन को पढ़ना है, जैसे मैं बताता हूँ भाई, जैसे ही मैं किसी रिएक्शन में कार्बिन बोलूंगा,
अपन फट से वहां क्या कर देंगे, कार्बन के बारे में पढ़ लेंगे। अब अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज GOC1 है। GOC1 में अपन लिखने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। सबको इंडक्टिव इफेक्ट का आइडिया है, मुझे नहीं लगता कोई होगा जिसको नहीं होगा। कोई है क्या? सर थोड़ा सा बता दीजिए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन कहेंगे देखो भाई, अब उसमें अपन कुछ लिख नहीं रहे क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट बताओ। मेरे पास ऐसे कार्बन है, इसमें एक Cl अटैच करता हूं तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, पोलैरिटी की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। अगर ये डेल्टा पॉजिटिव होगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इससे, तो ये ना दोनों ही कार्बन है इसलिए थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेगा इसके साथ, तो इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। मतलब ये अपने ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इससे पुल करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इससे पुल करेगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इससे पुल करेगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इधर पुल करेगा इलेक्ट्रॉन। अपन क्या बोलते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल तो वही करेगा जो डायरेक्टली इससे अटैच होगा, क्योंकि इससे डायरेक्टली पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो इसी में होगी, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी कम होगी क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो दोनों कार्बन कार्बन ना, ज्यादा पुल नहीं करेगा तो थोड़ा सा ये पुल करेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और कम होगी। मतलब जैसे जैसे Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कार्बन एटम का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन कम होता जाएगा। एक्सपेरिमेंटली अपन कहते हैं कि भाई 3 कार्बन एटम के बाद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब अपन ऑलमोस्ट जीरो नहीं बोल रहे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में अपन ऐसे बता सकते हैं। तो मैं कहूंगा स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है डेल्टा डबल पॉजिटिव से, ज्यादा है डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव से, एंड डेल्टा डबल पॉजिटिव प्लस डेल्टा डबल पॉजिटिव प्लस डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव, इन तीनों का सम विल बी इक्वल टू डेल्टा नेगेटिव। तो जितना इसने पुल किया होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही तो ये जनरेट हुआ होगा, बस वो डिवाइड हो गया उसमें, तो शेयर कर लिया भाई, इस टाइप से अपन बोलते हैं। अगर ऐसे कुछ है तो अपन कहेंगे भाई इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो इस पर भी डेल्टा डबल पॉजिटिव आएगा, इस पर भी डेल्टा ट्रिपल पॉजिटिव आएगा, इस पे भी, क्योंकि इधर भी 3 हो सकते हैं उधर भी 3 हो सकते हैं, तो अपन ऐसे नहीं, इन सब का सम इसके बराबर होगा, ये ज्यादा होगा इससे, ये ज्यादा होगा इससे, ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल को ऐसे कर दूं तो फिर अपन कहेंगे ऐसे कर लेते हैं, फिर इन सब का सम इसके बराबर होगा, लेकिन अब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला डेल्टा डबल पॉजिटिव थोड़ा कम होगा उससे, अनसिमेट्रिकल है ना मॉलिक्यूल। आपने कहा था कि थर्ड कार्बन एटम के बाद ये नेग्लिजिबल होता है, खत्म थोड़ी कहा था, तो इसके लिए ये शेयर करने के लिए है इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, उधर नहीं। तो इधर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वहां 2 ही कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी कम होगी इसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी कम होगी इसके कंपैरिजन में, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी इसके कंपैरिजन में। ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस बढ़ेगा ना, मतलब ये दोनों में उधर वाला ज्यादा होगा, लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली बात है जो पास होगा वो ज्यादा होगा, वो थोड़ी ज्यादा होगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट है। अब इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि भाई आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच कर दो, तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट बता देंगे।
अपन कहेंगे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, ये sp3 रहा होगा, क्योंकि कुछ लिखा नहीं ना, तो हाइड्रोजन लिख देंगे। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है इससे, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट से फायदा क्या हमको, बॉन्ड एनर्जी। अपन कहेंगे अगर नॉर्मल कार्बन कार्बन बॉन्ड होते तो अपन कहते हैं इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी इससे, थोड़ा छोटा बॉन्ड होगा ना, क्योंकि ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसके कंपैरिजन में। ये थोड़ी sp2 है, ये तो सभी sp3। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ छोटा होगा इसके कंपैरिजन में, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। अपन कहेंगे ये वाली बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी इससे, ये वाली बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी इससे, क्योंकि ये बॉन्ड छोटा होगा, वह इंडक्टिव फैक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी शिफ्ट होगी। वैसे ही अपन कहेंगे ये वाली बॉन्ड एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी इससे, ये वाली बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी इससे, और ये वाली बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी इससे। अनसिमेट्रिकल है ना, तो जहां बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का मतलब है बॉन्ड का छोटा होगा। वैसे भी अपन बोलते हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में, इसमें सिग्मा बॉन्ड बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। वो क्यों, इसका बॉन्ड लेंथ तो 1.20 है, इसका बॉन्ड लेंथ 1.54 है। ऑब्वियसली 1.54 का मतलब है सिग्मा बॉन्ड 1.54, इसका सिग्मा बॉन्ड 1.20। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से कैलकुलेट करेंगे ना अपन तो। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट से ये चेंजेस होंगे। अब मान लो ये तो आप कह रहे हो कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर की तरफ जाएगा तो माइनस हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अगर मान लो कोई अपन ने इलेक्ट्रॉन ऐसे चेक कर दिया, तो अपन कहेंगे मेटल और कार्बन ना, मैग्नीशियम और कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो फिर कोई बात नहीं, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अब ये इसको देगा और ये इसको देगा। जैसे वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ले जा रहे थे, अंदर की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है भाई, मान लेते हैं। और ऐसे ही थर्ड कार्बन एटम तक ये शेयर भी होगा ऐसे, इस पर डेल्टा डबल नेगेटिव है, इस पर डेल्टा ट्रिपल नेगेटिव, तीनों का सम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा, उस पॉजिटिव चार्ज के बराबर जो डेल्टा पॉजिटिव अपन ने बॉन्ड लिखा हुआ तो अपन डेल्टा लिख लेते हैं, तो अपन कहेंगे ये तीनों का सम उसके बराबर होगा, सबसे ज्यादा डेल्टा नेगेटिव वेरी फर्स्ट एटम पे होगा जो डायरेक्टली अटैच है। सर इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, बॉन्ड एनर्जी से डिसाइड करेंगे, मतलब बड़ा है छोटा बॉन्ड से डिसाइड करेंगे, या फिर वो देखेंगे कि मतलब कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसी भी कंपाउंड का जिसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। तो डिपेंड करेगा इंडक्टिव इफेक्ट कैसे, वेट करो ना, मैं तो सीधा एप्लीकेशन पे आना चाहता था, ये सब थोड़ी बढ़ाना चाहते हैं। ये तो किसी ने बोला सर वो थोड़ा बताओ ना, देखते हैं ना क्या प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो अपन को इंडक्टिव इफेक्ट आना चाहिए। अब अपन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ आएगा तो अपन इसको कहेंगे प्लस आई इफेक्ट, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाहर की तरफ जाएगा तो इसको अपन कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई और माइनस आई। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, वी गॉट दैट इंडक्टिव इफेक्ट। अब ऐसे ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो अपन सबको पता होता है, जैसे अपन लिखते हैं ऑक्सीजन माइनस, फिर CO माइनस। अब ऑक्सीजन माइनस दिखाएगा तो अपन इसको भी लिख लेते हैं, और ये दिखाएगा तो इसको भी लिख लेते हैं। और अगर अपन ये प्लस आई इफेक्ट है, बाकी ऑर्डर वगैरह सबको पता होता है, वैसे ही अपन माइनस इफेक्ट लिख लेते हैं भाई, माइनस इफेक्ट किसका क्या होता है।
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा माइनस, इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा इससे, और फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं N02 हो गया बस। सर NR3 प्लस का NH3 प्लस से ज्यादा कैसे होता है? NR3 प्लस का NH3 प्लस से ज्यादा होता है, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, हमने और कोई बात की ही नहीं। बाकी तो अपन कर ही लेंगे यार, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। ये अपन ऐसे कर देते हैं। अब ये बताओ, मेरे पास ऐसे गिवन है, और मेरे पास ऐसे गिवन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा नाइट्रोजन होगा? सर देखने से तो लग रहा है कि पहले वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उसका पुलिंग स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं, देखने से थोड़ी पूछा, मैंने तो ये कहा कि भाई बताओ इन दोनों में से कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने तो ये पूछा। मेरा क्वेश्चन ही बिल्कुल डिफरेंट था। अपन ने पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पढ़ा, वाला अपन ने पीरियोडिक, इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, हाँ, फर्स्ट वाला। अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नो एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थे और बहुत ज्यादा थे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन, मतलब वहां एक्सेप्शन के अलावा शायद ही कुछ था इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव में कोई एक्सेप्शन नहीं था। जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। अगर आप उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलोगे तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही ना, उसमें पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है ना उसमें, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज कम है उसके कंपेरिजन में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसके कंपेरिजन। तुम सोच रहे पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज को थोड़ी बता रहा था मैं माइनस इफेक्ट, मैं तो नाइट्रोजन से बता रहा हूँ। हाँ सर, क्लियर हो गया। सर पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम है तो फिर वो ज्यादा नहीं खींच पाएगा ना, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का NH4 पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, तो वहाँ पे वो ज्यादा ये चीज है, यहाँ पे strength कम है। नाइट्रोजन से चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से थोड़ी चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को थोड़ी पुल करना है, नाइट्रोजन को पुल करना है। तो नाइट्रोजन फर्स्ट वाले केस में कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा ना, कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब भाई ये क्योंकि ज्यादा CH3 इलेक्ट्रॉन का है, इस पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट रहेगा ना, कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ये किसने मतलब उस पे कहा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उससे, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाँ, ज्यादा होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो उसको वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पुल करेगा, अब हो ये गया ज्यादा ना, इलेक्ट्रॉन। कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर ज्यादा है इससे।
जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा। हम लोग माइनस आई इफेक्ट मेनली किस फैक्टर से बताते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बनता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बताते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है। अब ये दोनों तो सेम एटम थे, तो कैसे? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करते हैं ना, किसके पास सेम एटम है ना। इसका मतलब है जिस एटम के पास एल्काइल ग्रुप, सेम एटम है, जिसके पास एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होंगे उसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। पूछ लिया तो मैंने बता दिया, ये लो भाई होता। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब इसका ना कुछ एप्लीकेशन प्रॉब्लम। इसका मेजर एप्लीकेशन जो होता है ना, वो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक। तो अगर अपन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ें तो अपन ऐसे कहेंगे, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे अपन लिखते हैं OH है अपने पास और CH3 डबल बॉन्ड OH। तो अपन कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ना अपन बस ऐसे देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर मेरे पास इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अगर ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है। तो यहां तो हाइड्रोजन था और यहां CH3, मतलब ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा। हाइड्रोजन का ना तो माइनस का इफेक्ट होता है ना प्लस का इफेक्ट। इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम है, इसलिए ये कम एसिडिक है। अगर ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा इसकी तरफ पुल्ड अप होंगे ना, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ना ऑक्सीजन, उतना ही ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। और जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, उतना ही ज्यादा इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। जितना ज्यादा ये चार्ज जनरेट होगा, उतना ही ज्यादा बॉन्ड में पोलैरिटी होगी और उतना ही जल्दी पानी में डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब ये ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, खत्म। इसका मतलब मुझे सिर्फ इसको चेक करना है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है। ऑब्जर्वेशन रखेंगे, मैंने ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही मतलब नहीं, ऑब्जर्वेशन रखेंगे अपन, लेकिन हमें ये पता चल गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं। हायर द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब जैसे भी समझो आप, मैं तो उसको थोड़ा उल्टा लिखना चाहिए था लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूं कि किसी भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में जितना ज्यादा इसका स्ट्रेंथ होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा बताऊंगा। ठीक है भाई, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं और क्या। मेरे पास इन दोनों में अपन को पता तो ये ज्यादा एसिडिक है इससे। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब कैलकुलेट करना शुरू कर दो भाई। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं कुछ कंपाउंड लिख लेता हूँ, तुम मुझे बता देना आपको, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है मोस्टली तो ओरली बता देंगे।
मैंने यहाँ पर थोड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा भी ले लिया। एसिडिक स्ट्रेंथ में चेक कर लें। हो गया मेरे ख्याल से। अब मैं लिख रहा था तब तक आपने काफी सॉल्व कर लिया। पहले वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ भाई। CBA तीसरा सबसे CBA ज्यादा। हाँ सर CBA बिल्कुल सही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका BAC ABC 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 BAC BAC है। BAC इसका BAC है। अगर एक ही का इसका अपन ऐसे कहेंगे ना, इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा या इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा। हाँ सर क्लोरीन का 2 नंबर है तो उसका ज्यादा होगा फ्लोरीन से। हाँ भाई, हाँ वही बताना चाहता था मैं कि अगर बट एक सर ही कार्बन से डायरेक्टली एक फ्लोरीन अटैच्ड है और अगर उसी कार्बन से डायरेक्टली CH और 2 क्लोरीन अटैच्ड है तो 2 क्लोरीन और CH का माइनस इफेक्ट एक F से ज्यादा होगा। कुछ बोल रहे थे? सर एक डाउट है बोलो। सर, वो -I दिखा रहा है पर वो डिस्टेंस के साथ तो कम भी होता जा रहा है ना। हाँ तो मैंने तो प्रॉब्लम पता क्या होता है, जब मैं कुछ बोलता हूँ ना और तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मेरी बात बिल्कुल सुनते ही नहीं। मैंने वही तो बोला अभी तुमको कि मुझे बताना था, मैंने तुमसे पूछा बताओ इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा या इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा। Cl 2 है ना भाई, ठीक है सर। इधर 2 Cl तो अपन इसलिए तो मैंने सर्किल किया वो कि अगर ऐसे होता, अगर इसमें बीच में एक और CH2 डाल दो तो अपन कहेंगे भाई फिर इससे F अटैच और इससे थोड़ी अटैच था, फिर तो आप इसमें एक और CH2 अगर ऐसे डाल दोगे तब तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, फिर तो बेकार हो जाएगा। फिर तो अपन कहेंगे उसी का ज्यादा होना चाहिए उससे, क्योंकि फिर डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, CH2 भी आ गया है बीच में। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। मेरे ख्याल से इस आंसर में कोई कंफ्यूजन। सर अगर कोई मॉलिक्यूल रहेगा तो उसके अंदर वाला -I इफेक्ट हम लोग को नहीं दिखना है ना, जिससे वो मेन चेन से कनेक्टेड है उसको ही दिखना है ना पहले। जैसे कि अगर इसमें कोई मॉलिक्यूल जैसे CH3 रहता और एक उसके अंदर वाला -I इफेक्ट नहीं चेक करना है ना, उसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ता है, वैसा वाला चेक नहीं करना है ना। जैसे इसमें मैंने वैसे देखा था कि Cl की वजह से डिस्टेंस बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा NO2 का, फिर OH का, फिर OR का, है ना। अभिषेक रुक जा बेटा, तू पीछे मत बोल। अभिषेक की आवाज आ रही थी ना बीच में, इसलिए ठीक से आंसर नहीं आया। फिर से बोल। तो तू चाहता था इसमें एक और CH3 डालूं?
नहीं, मैं बोल रहा था कि अगर ये मॉलिक्यूल है, इसमें मैंने देखा कि मतलब Cl खींच रहा है ना दोनों से, और कार्बन एटम पे डिस्टेंस वो बढ़ रहा है, मतलब ये दो Cl से, तो वैसे चेक नहीं करने का है ना नहीं, पूरा मॉलिक्यूल? हाँ ठीक है। इधर आंसर बताओ। सर BAC, सर ABC। ABC मुझे याद है शायद आपने इसमें एक्सेप्शन बताया था, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना NO2। कुछ NO2 हाइड्रोजन तो बॉन्डिंग के साथ withdrawing कुछ group आपने है। फिर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इससे, ये ज्यादा है इससे। ACB ना, E वाला तो सर OR जैसे रिएक्ट करेगा ना। BAC के सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर एटम, उसका एनाइन स्टेबलाइज्ड हो रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर एटम। गजब। बोलो अभिषेक, समझ में आया ना? तो इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा सा ध्यान रखना आपकी कहीं सर स्टेबिलिटी वो ऑफ एनाइन। माइनस आई इफेक्ट का देख रहा था मैं, ध्यान ही में नहीं था हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, वो सही देख रहे थे, गलत नहीं कर रहे थे तुम लोग गलत नहीं थे। मैंने तो थोड़ा बहुत बस वो लिखा है कि जिसमें तुम गलती यही कर लो भाई। कुछ तो अब जैसे इसमें और इसमें है, तो इसमें गलती ना कर दो, इसलिए तो इसे बताया। वरना ऐसे थोड़ी चलो भाई एग्जाम्पल लिखते हैं, खूब सारे करवा देते हैं। आप शीट में करो, आप बुक से करो, आप जो पहले होगा मटेरियल उससे करो, जो मर्जी चाहे करो। गलती जहां ना करो वो बताना है मुझे। तो इसमें सीधी सीधी बात है, अगर ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता ना, तो मैं सीधा सीधा बताता जिसका माइनस इफेक्ट ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। साफ साफ बताया तो है आपने। अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि उसमें ट्रांजिशन स्टेट अगर या 5 या 6 मेंबर बन रहा है तो अपन को वही बताना होगा। लेकिन अगर वो ट्रांजिशन स्टेट 7 बन रहा होता तो मैं NO2 को ही बता देता। वो 7 वाला स्टेबल नहीं होता। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट CAB। नेक्स्ट वाले में अपन कहेंगे देखो भाई, ये हाइड्रोजन CH बॉन्ड तो छोटे बॉन्ड होंगे क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इनको तो नहीं हटा सकता मैं। हटाऊंगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। उससे अच्छा है मैं sp3 हाइड्रोजन से निकालूं। अगर sp3 से निकालूंगा तो मैं इसमें नेगेटिव चार्ज बनाता हूं, इसमें भी नेगेटिव चार्ज बनाता हूं, और इसमें भी नेगेटिव चार्ज बनाता हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपना प्रोटॉन हटा दो और एनाइन की स्टेबिलिटी चेक कर दो। अगर एनाइन, ये थंब रूल है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते कहीं भी। अगर आपका एनाइन स्टेबल ज्यादा है तो वही ज्यादा एसिडिक रहा होगा हाइड्रोजन एटम, क्योंकि आप उसी को इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां तो इधर कॉन्जुगेशन और इसका माइनस इफेक्ट, या p पाई d पाई बॉन्डिंग भी है, बट अपन इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि मतलब अपन यहां पर क्या करेंगे, डिलोकलाइज करेंगे उसका माइनस इफेक्ट। इन दोनों में कोई माइनस इफेक्ट नहीं है, इसमें तो उल्टा प्लस इफेक्ट है, तो एनाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फिर इसकी मतलब CAB का, ये अपना आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बताओ। अब मैंने ABC दिया, बताओ भाई ABC में क्या करें अपन। दूसरा ऊपर वाला बताया, एनाइन बनाओ, थंब रूल होगा। सर ABDC। तो मेरे पास आंसर आया ABDC, ये आंसर है। अपन एक बार देख लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसके हाइड्रोजन को निकाल के H+ आयन का एनाइन का स्टेबिलिटी चेक करूंगा। तो
उससे एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करूंगा। ऐसे इसमें भी करूंगा एनाइन बना के। तो ए बी डी और सी, डी और सी में कंपैरिजन कैसे किया? सर जैसे NR3 और NH3 में किया था वैसे ही ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसी को और कोई डाउट है? वरना मुझे लग रहा ठीक है। सर मुझे ना ये -I में OR और OH में डाउट था। कोई प्रॉब्लम नहीं, OR का अभी तो बताया आपने। अगर एटम सेम है तो जिसपे एल्काइल ग्रुप लगेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो उसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है इससे। अच्छा, ओके। अब क्योंकि मैं बताओ। सोच रहा था कि ऑक्सीजन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो R की तरफ से उसको ऑलरेडी मतलब इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो वो तरफ से कम खींचेगा ना, ऐसा नहीं होता, वैसे सोच। ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ, वही तो ओके। कंफ्यूजन होता है, वही तो दूर करना होता है। बोलो। सर फिफ्थ वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए। अरे नहीं, इधर ऐसा नहीं होगा। एक बार और, कोई कव्वाली थोड़ी हो रही है। ठीक है। उसमें जो बताया था वो एसिडिक स्ट्रेंथ वाला वो चीज। अबे इसमें एनाइन बना लेते हैं, sp3 एल्डिहाइड से बनाना है अपन को। ठीक है, अपन ने sp3 ये भी था, sp3 ये भी था, sp3 ये भी था, तीनों sp3 थे। क्योंकि sp2 का CH बॉन्ड छोटा होता है, sp3 का बड़ा होता है, तो उसको ब्रेक करना आसान होगा, तो मैंने ब्रेक कर दिया। और यही ब्रेक होगा क्योंकि सभी में कॉन्जुगेशन बनेगा डबल बॉन्ड के साथ, इसलिए ब्रेक तो उसी को करना होगा आपको। मतलब अगर ऐसे अपन लिख दें, भाई मेरे पास ऐसे है, बताओ मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम, तो यहां वाला बता दो क्यों। ये 2 डिग्री एनाइन बनेगा, ये 3 डिग्री एनाइन बनेगा, तो 2 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। और फिर इधर से ही निकालना है क्योंकि कॉन्जुगेशन है, तो अपन यहां से हाँ, निकालें, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है ना, तो अपन ने एनाइन बना लिए। अब उन एनाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। भाई अपन ने, ये अपन कहेंगे 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो अपन ने यहां पर लिखा ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसमें बनाया तो इसमें तो माइनस इफेक्ट भी है, वो एनाइन ज्यादा और ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब इट इज लाइक दिस, मैं इसको हटाता हूं। अब बताओ इन दोनों में से, तो अपन कहेंगे दोनों ही 2 डिग्री है, लेकिन इसमें माइनस इफेक्ट भी है, तो फिर वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक। सर स्टेबिलिटी और इंडक्टिव इफेक्ट में अगर हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ में यूज करना रहेगा तो पहला प्रेफरेंस हम लोग स्टेबिलिटी को देंगे ना, ऑफ एनाइन। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ में ठीक है। बोला ना मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन विल बी द थंब रूल, उसमें अपन से कभी गलती नहीं होगी। अच्छा ठीक है, इसमें किसी को डाउट है अब? नहीं सर। सबको बढ़िया समझ में आ गया। अच्छा मैंने पूछा क्या था, मुझे तो, मैं तो यही भूल गया, उस क्वेश्चन में पूछा क्या था मैंने? एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा था। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ना। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा था, तो मैं ऐसे लिखूंगा, वो क्यों? अल्कोहल ज्यादा एसिडिक। बाकी सब में तो मुझे CH बॉन्ड ब्रेक करना है ना, इसमें तो OH ब्रेक करना है, OH, उसमें हाँ। ज्यादा, इन सबसे तो ज्यादा पोलैरिटी होगी ना उसमें। हम्म। आप ऐसे पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम। हाँ सर समझ गए। तो जब सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपने इन्हीं से पूछा होगा, मुझे तो भाई हाइड्रोजन देखना है जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, अपन तो वो निकालेंगे। हो गया अपना काम, लो भाई। ठीक है ना, तो अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ में सारी चीजें समझ में आ गई अपन को क्या करना है। तो आप स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन से पूछ सकते हैं, तो अपन उसको बता सकते हैं, तो इसको अपन ऐसे ही बोल सकते थे, भाई मेरे पास मतलब ऐसे है, ऐसे कर देता हूँ।
और फिर मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ, ये अपने लिए ए हाइड्रोजन एटम हो गया, ये बी हाइड्रोजन एटम हो गया, ये सी हाइड्रोजन एटम हो गया, ये डी हाइड्रोजन एटम हो गया, और ये ई हाइड्रोजन एटम हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है आपको इनका, ए बी सी डी ई में क्या बताएंगे? तो अपन कहेंगे अभी बताया तो था आपने, प्रोटॉन निकालता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन चेक कर लेता हूं। बना दो ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन का, जो एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल उतना इजीली वो प्रोटॉन निकल जाएगा। B C D E A. D C D E C D E A. E C B A D B C D E A. D B E C A। तो ये 2 डिग्री एनाइलिक, ये 3 डिग्री एनाइलिक, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री विनाइलिक, और ये 2 डिग्री। सबसे ज्यादा डी होगा, फिर उसके बाद ए, सबसे ज्यादा B होगा। अबे ये दोनों तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, हाँ वही बोल रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा डी होगा, उसके बाद बी होगा, बी होगा, फिर ए, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री, फिर ए होगा, ठीक है, फिर उसके बाद बी और सी। उसके बाद सी। सर पर अपन ने वो बी को ज्यादा क्यों बोला? क्योंकि वो है तो 3 डिग्री एनायन ना, पर है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भाई। अगर एनाइन में रेजोनेंस स्टेबिलिटी है तो ज्यादा ही होगा इजीली। अच्छा। हम तो स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब इन दोनों में ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री, ये ना सिंगल बॉन्ड से अटैच थे, ये sp3 थे, और ये sp2 था। sp2 के बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, ये तो आपने बार बार बताया मुझे। हाँ सी ज्यादा है। एनाइन की स्टेबिलिटी बोलोगे तो ज्यादा बता दूंगा, लेकिन ब्रेक तो हो, अच्छा है ना भाई। मैं समझ गया, इसको ज्यादा बता दिया होगा इन दोनों से, रीजन आपको लगा होगा एनाइन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वहां एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ब्रेक तो हो, वो तो ब्रेक ही नहीं होगा अगर ऐसे तो। छोटा होता ना बॉन्ड, मैंने बताया आपको। हाँ बाकी हाँ, सब sp3 से ब्रेक हो रहा है, और sp3 से ब्रेक करना आसान होता है sp2 से। ठीक है सर एक बार बताओ ना कि D को B से ज्यादा क्यों बोला? क्योंकि B में तो हम लोग मैंने देखा B में हम लोग ने नेगेटिव चार्ज बनाया, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और CH3 का माइनस प्लस है। इधर बता, ये देख, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा एनाइन में। पहला वाला 3 डिग्री एनायन है। चल भाई, कैटायन में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको देगा, नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ और बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी तो तब ज्यादा होती है जब चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा हो या नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम हो। नहीं आप, लेकिन इसके पहले आपने थोड़ी देर पहले बोला था OH और OR का एग्जांपल दिया था, तभी नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और उसके बाद माइनस का इफेक्ट बढ़ता है। हाँ, तो माइनस इफेक्ट का इससे क्या रिलेशन है? माइनस इफेक्ट का इससे क्या रिलेशन है? वो तो इंडक्टिव इफेक्ट था। हाँ, तो उस मॉलिक्यूल का इंडक्टिव इफेक्ट देखो और बोलो कि भाई इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है, इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा या इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा, ये बात पूछो आप उससे।
माइनस इफेक्ट थोड़ी पूछा मैंने, तो स्टेबिलिटी पूछी है 9। हाँ ठीक है। सर हाँ बोलो। सर दूसरे क्लास का टाइम होने वाला है सर, 2 मिनट बचे। चलो ठीक है, भागते हैं नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके बाय। बाय सर।